नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। जैसा कि आपको पता है कि हमने ज्योग्राफी की एक सीरीज कंटिन्यू शुरू कर रखी है। ज्योग्राफी के साथ साथ संडे हमारा स्पेशल होता है और संडे में हम स्पेशली हिस्ट्री की क्लास देते हैं। और हिस्ट्री की क्लास में मैंने शुरू किया है आपकी प्राचीन भारत और सिंधु घाटी सभ्यता तक हम आ चुके थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने एक पार्ट ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप वीडियो को वहाँ पे जाके देख लीजिए। 4 पार्ट अब तक आ चुके हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत, जिसमें मैंने बताया कि इतिहास क्या होता है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है। इसके साथ साथ पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और नवपाषाण काल में कौन कौन सी खोजें हुई, उपलब्धि क्या थी, मानव के द्वारा कौन सी उपलब्धि थी। इसके बाद हम फिर आदि ऐतिहासिक काल पर आए हैं और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मैंने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने पहला पार्ट ऑलरेडी वहाँ पे बना दिया है। 30 मिनट की वहाँ पे वीडियो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित, तो वहाँ पर आप क्लास जाके कर लीजिए। अब जो हमारी क्लास होगी उसी से आगे सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2। ठीक है, चलिए। प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसके कालक्रम को लेकर मैंने बताया था कि 2500 से लेकर के 2500 बीसी से प्रमाणिक काल है ये। 2500 बीसी से लेकर के कहाँ तक, 2500 बीसी से लेकर के यह काल है आपके कहाँ तक, 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी। ठीक है, 1500 बीसी ये पूरा प्रमाणिक काल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर भी है और इसको बताया भी है। अन्य इतिहासकारों ने इसके बारे में जानकारी दी है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग अपना मत लेकर के आए थे कि इतिहासकार की अलग अलग मत लेकर के आए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था, कैसे था और किस प्रकार से कालक्रम था। ठीक है, चलिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम को लेकर के देखा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम। और जो इसके अंतर्गत हमने अभी टॉपिक पढ़े तो उनमें देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़े। तो सबसे पहले सामान्य जानकारी हमने पढ़ी। सामान्य जानकारी कौन सी, सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, तो नामकरण हम पढ़ चुके हैं। तो नामकरण, नामकरण और नामकरण में मैंने बताए थे कि भैया कितने नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के, कितने नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 पे, वो है कालक्रम। क्या है, कालक्रम। कालक्रम मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था। कालक्रम का मतलब होता है कि इसके समय को कब से कब तक माना गया, सिंधु घाटी सभ्यता के समय को कब से कब तक माना गया। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अभी हाल ही में एक अध्ययन किया गया था। खुदाई के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी प्राप्त हुई हैं जो लगभग कम से कम 3500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई थी और लगभग कम से कम 1300 ईसा पूर्व तक की वो वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे कालक्रम जो माना गया है अभी तक, जो प्रमाणिक कालक्रम के अनुसार और प्राविद और इतिहासकारों के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना है, तो वो है प्रथम कालक्रम, वो है आपके 3500 बीसी से, पहला 3500 बीसी से 1300 बीसी, 1300 बीसी। अब इस कालक्रम को किसके अनुसार माना गया है, तो देखिए सबसे पहले इस कालक्रम को कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर माना गया है। किसके आधार पर, कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर। कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर, विधि के आधार पर, कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर इस कालक्रम को माना गया है। सामान्यतः इस कालक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। एक का भाग कौन सा है, एक है आपके पूर्व हड़प्पाई चरण। कौन सा, पूर्व हड़प्पाई चरण। यह कालक्रम था पूर्व हड़प्पाई चरण और इसके अंतर्गत यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रारंभिक काल था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों का निर्माण हो रहा था, नगरों का निर्माण हो रहा था,
ठीक है। इसके साथ साथ व्यापार का वहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रारंभिक कालक्रम था जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता बनना प्रारंभ हुई थी। सामान्यतः देखिए और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों में ये बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम लगभग कम से कम 4600 ईसा पूर्व, यानी जब भारत में नवपाषाण काल चल रहा था तो उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में कुछ नगरों का निर्माण हो चुका था और वही नगर आगे जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक माने गए। तो हम मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 4600 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो चुका था, लेकिन 3500 ईसा पूर्व, क्योंकि ये कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर है, तो कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर जो हड़प्पाई चरण बताया गया था, पूर्व हड़प्पाई चरण, तो इसको प्रारंभिक चरण को पूर्व हड़प्पाई चरण कहते हैं। और यह काल आपके 3500 से लेकर के 3500 बीसी से ये चला था 2600 बीसी। कितना? 3500 बीसी से लेकर के 2600 बीसी तक का जो कालक्रम था इसी को पूर्व हड़प्पाई चरण के नाम से जाना गया। यह वह समय अवधि थी जहाँ पर प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हो रहा था। अगर नहीं समझ में आया हो तो देखिए फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई मकान बनाने वाले हो, तो हम मकान से एक एग्जाम्पल समझते हैं कि आप एक मकान बनाने वाले हो, तो मकान बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ज़मीन लेनी पड़ेगी वहाँ पर। तो आप क्या करोगे? जब ज़मीन लोगे तो भैया नींव खुदाई होगी, तो आप यहाँ पर तो आप क्या करोगे भाई? देखिए हमने इस मकान की नींव 2005 में रखी थी और ये बन करके हमारा 5 साल बाद यानी 2010 में कंप्लीट हो गया था। तो 2010 में आपने क्या किया? गृह प्रवेश किया, यानी 5 साल आपको घर बनवाने में लगे, आप महल बनवा रहे हो। तो नींव रखी थी आपने 2005 में। जैसे अभी हाल ही में राम मंदिर, तो राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर की, जैसे राम मंदिर की आई थी कि राम मंदिर की नींव रखी गई थी कब और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी कब। तो नींव और प्राण प्रतिष्ठा दोनों में ही डिफरेंस होता है। तो नींव को भी याद रखा गया है, जबकि प्राण प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये होगा कि भैया राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था उस समय प्राण प्रतिष्ठा, तो वो 22 जनवरी 2024 हमेशा के लिए याद हो गया। ठीक है, और आप बता भी दोगे। इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रारंभिक चरण था जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता अपने प्रारंभिक अवस्था में थी और सिंधु घाटी सभ्यता का उस समय निर्माण हो रहा था। इस काल को पूर्व हड़प्पाई चरण के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। दूसरा जो काल है इसमें, इसका नाम है परिपक्व हड़प्पाई चरण। दूसरा तो इसमें चरण चलता है सर, वो चलता है परिपक्व हड़प्पाई चरण। परिपक्व हड़प्पाई चरण, और यह कालक्रम आपके रहा था 2600 बीसी से, ये रहा था 1900 बीसी। ये परिपक्व हड़प्पाई चरण की बात करें तो ये 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक की समय अवधि के मध्य एक कालक्रम रहा। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह वह काल था जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता अपनी विकसित अवस्था में थी। किसमें थी? विकसित अवस्था में। विकसित अवस्था में कैसे? विकसित का मतलब यहाँ पर इसका व्यापार उन्नत अवस्था में था। व्यापार उन्नत अवस्था में था। विदेशी व्यापार था। वस्तुएं आयातित एवं निर्यातित दोनों की जाती थीं। वस्तुएं आयातित व निर्यातित दोनों ही की जाती थी, यानी वस्तुओं का आयात एवं निर्यात दोनों ही तरीके से किया जाता था और इस तरीके से यहाँ पर इसका व्यापार उन्नत अवस्था में था। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो विदेशों के साथ था। विदेशों में जैसे ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे सुमेरियाई शासक सारगोन वहाँ का शासक था। ऐसा मानते हैं कि लगभग 2350 बीसी के आसपास, 2350 बीसी के आसपास मेसोपोटामिया के सुमेरियाई शासक सारगोन का वहाँ पे शासन था और सारगोन के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था और इस कारण इस सभ्यता के इस चरण को परिपक्व हड़प्पाई चरण यानी उन्नत विकसित अवस्था का सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित समय 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी, ये वो समय अवधि थी जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकसित अवस्था में थी। नगर पक्के बने हुए थे, नगरों का निर्माण हो चुका था, व्यापारी वर्ग उभर कर आ चुका था और देश विदेशों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह वह चरण था
जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता अपने उन्नत अवस्था में थी। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करें सर, कोई प्रॉब्लम, आगे बात करें। चलिए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर के। तो अगला जो कालक्रम आएगा वो है आपके, ठीक है, वो है उत्तरोत्तर हड़प्पाई चरण। उत्तरोत्तर हड़प्पाई चरण। ठीक है, ये कालक्रम कौन सा है? ये सर 1900 से BC से 1900 BC से ये है आपके 1300 BC। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार यानी कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार ये माना गया है कि 1900 ईस्वी तक 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार उन्नत अवस्था में था। लेकिन बीच में हुआ क्या कि एक जनजाति जिसे हम आर्य के नाम से जानते हैं, 1750 ईसा पूर्व में इसका भारत में आगमन होता है। 1750 ईसा पूर्व में इस भारत में इसका आगमन होता है और इसके आगमन होने के बाद इसने उस जाति से युद्ध किया जो भारत में अपने एक मूल निवास में निवास करती थी, और इस जाति का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता की जाति। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ इन्होंने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद यहाँ की सभ्यता को तहस नहस कर दिया और भारत में एक नई सभ्यता का निर्माण किया। उस नई सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है। एक दो साल नहीं बल्कि 250 वर्ष लगे थे इनको अपनी सभ्यता का निर्माण करने में, और इन्होंने नगरीय सभ्यता को तहस नहस करके अपने आप को एक ऐसी सभ्यता में डाला जिसको ग्रामीण सभ्यता के नाम से जाना गया। और इस ग्रामीण सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता था। और इसकी शुरुआत माने तो 1500 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हो चुकी थी और यह लगभग 600 ईसा पूर्व तक चली। लेकिन 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता के निर्माण के उदय के साथ साथ 1300 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों की खोज होती चली गई है। और यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ये माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1-2 साल में नहीं बल्कि धीरे धीरे 1300 ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरीके से भारत से पतन हो चुका था। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि यह वह चरण था जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता अपने पतन की अवस्था में थी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का 1900 ईसा पूर्व से पतन होना प्रारंभ हो गया था और 1300 ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी भारत से। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी तक हम मानते ही आए थे, इतिहासकार और पुराविद ये मानते आए थे कि सिंधु घाटी जो हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता है वह वैदिक युग से प्रारंभ हुई थी। लेकिन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए पहले स्तर के कारण इस बात को उन्होंने झुठला दिया और ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संस्कृति और सभ्यता का जो विकास है, निर्माण है, वो वैदिक युग से ना होकर के बल्कि उससे 1000 वर्ष पूर्व 2500 ईसा पूर्व, जहाँ पर जब उस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, तो वहाँ से संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। तो ये था आपके कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर। अगली बात करें तो देखिए इसमें कौन सा आएगा। देखिए एक और आता है, एक कालक्रम की बात करें तो वो किसके अनुसार आता है? व्हीलर के अनुसार। व्हीलर के अनुसार, ठीक है सर, मर्टिमर व्हीलर एक व्यक्ति थे, मर्टिमर व्हीलर के अनुसार की हम बात करें तो मर्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2500 BC से, ठीक है, 1500 BC बताया गया है। 1500 BC, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों बताया गया है 1500 BC से 2500 BC से लेकर के 1500 BC। BC का मतलब होता है सर ईसा पूर्व। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का जो कालक्रम है, देखिए आपके यहाँ पे BC और BC में समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं BC और AD को लेकर के एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि BC क्या होता है, AD क्या होता है। पहले भी इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मर्टिमर व्हीलर के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम रहा। इन्होंने ऐसा क्यों माना? इन्होंने कहा कि देखिए 2500 ईसा पूर्व के आसपास यानी 2500 BC के आसपास, 2500 BC से लेकर के 2350 BC का जो युग था, यह सिंधु घाटी सभ्यता का वह
प्रारंभिक युग था जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो उन्नत अवस्था में था। यानी मिस्र के मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के साथ यहाँ का व्यापार होता था, व्यापार उन्नत अवस्था में था। लेकिन 1500 ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। तो इन्होंने जो माना है सर मर्टिमर व्हीलर के ने, वो क्या माना है, वो माना है 2500 BC से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद एक व्यक्ति और थे, इनका नाम था DP अग्रवाल। क्या नाम था? DP अग्रवाल। तो DP अग्रवाल के अनुसार एक व्यक्ति, इनका नाम था DP अग्रवाल, ये भारत के ही इतिहासकार थे। DP अग्रवाल। DP अग्रवाल ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या माना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो इन्होंने कालक्रम माना है सर, वो माना है 2350 BC से 1750 BC। अब ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि देखिए इनमें से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2350 BC से लेकर के 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम किस इतिहासकार या पुराविद ने माना? तो उनका नाम था DP अग्रवाल। एक भारतीय इतिहासकार थे। भारतीय इतिहासकार DP अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। यानी सब ने उसी अवस्था को बताया जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकसित अवस्था में थी, उन्नत अवस्था में थी। इसी अवस्था को इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाणिक काल बताया। सब के सब 2500 से सब के सब 1500 तक के बीच में ही बता रहे हैं। तो लेकिन हम इनके मत को मानेंगे और जैसे जैसे वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल की खुदाई हुई है और जितनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और जो जो स्थल वहाँ से खुदाई में प्राप्त हुए हैं, उनका अंत और आदि का कोई पता है नहीं चलता। ये नहीं बता सकते हम पूरी तरीके से कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कब हुआ था और इसका पतन कब हुआ था। पतन तो हम एक प्रकार से बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि इसका निर्माण कब हुआ था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जहाँ भी खुदाई हो रही है इन स्थलों की, वो इतने उन्नत और विकसित अवस्था में निकल रहे हैं कि ये बताना मुश्किल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण शुरू कब हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। तो कितना है ये DP अग्रवाल के अनुसार? कितना है सर? ये DP अग्रवाल के अनुसार है आपके 2350 से लेकर के 1750। एक व्यक्ति और थे, इनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो है आपके कितना? वो है सर 3250 BC से, ठीक है, 2750 BC। अब ये इनका कालक्रम क्यों माना जाता है? देखिए इनका कालक्रम इसलिए माना जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई होनी शुरू हुई थी तो उस समय उस समय जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे और इन्हीं की देखरेख में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल की खोज करी। तो इनके कालक्रम को इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 1920 के महानिदेशक थे और इन्हीं के निर्देशन में 1920 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल की खोज करी, इसलिए इनके कालक्रम को प्रमाणिक कार्यक्रम माना जाता है। लेकिन इन्होंने ये कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतने ही बीच में हम कालक्रम को सीमित नहीं रख सकते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी थी और ये प्रमाणिक कालक्रम नहीं है। केवल मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि ये कालक्रम रहा होगा कि 3250 से शुरू हुई होगी और 2750 तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई होगी, लेकिन ये कोई प्रमाणिक कालक्रम नहीं है, केवल मैंने अपना अनुमान लगाया है, ये जॉन मार्शल ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा जो कालक्रम आता है वो आता है 2850 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। ये आता है सर किसके अनुसार? एक व्यक्ति थे, इनका नाम था अर्नेस्ट मैके के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो है आपके 2800 BC से लेकर के, ठीक है, कितना है? 2800 BC से लेकर के 2500 BC। अर्नेस्ट मैके वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चनहुदड़ों की खुदाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और ये वही व्यक्ति हैं अर्नेस्ट मैके जिन्होंने लोथल से एक मनके बनाने का कारखाना प्राप्त किया था और यहाँ से कुछ इन्होंने लोथल से यहाँ से एक कारखाना ऐसा प्राप्त किया जहाँ पर आभूषणों में युक्त होने वाले जो मनके होते हैं, जो
मोती होते हैं जिसमें मालाएं बनाई जाती हैं, उन मनके बनाने का कारखाना अर्नेस्ट मैके के द्वारा खोजा गया था लोथल से। और इनके कालक्रम को ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती, जबकि इन्होंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम केवल 300 वर्षों तक रहा। लेकिन हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कई हज़ारों सालों तक अपने अवस्था में रही। ठीक है, क्योंकि शुरुआत इस तरीके से हुई इसकी, और जहाँ भी इसके जहाँ इसके स्थलों की खुदाई हुई है वहाँ इसके स्थल ऐसे प्रामाणिकता के साथ प्राप्त हुए हैं कि इसकी शुरुआत और इसके अंत की कोई बात नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए आगे बात करें। एक और व्यक्ति थे, इनका नाम था डेल्स, 2900 डेल्स। ठीक है, डेल्स की बात करें तो डेल्स ने जो बताया था, इन्होंने कहा इनका जो कालक्रम के अनुसार, डेल्स का कालक्रम के अनुसार, डेल्स का जो कालक्रम है वो है 2900 बीसी से लेकर के 1900 बीसी। 2900 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक का जो कालक्रम है वो कितना है, वो डेल्स के अनुसार है। और एक भारतीय व्यक्ति और थे, इनका नाम था एम.एस. वत्स। क्या नाम था? एम.एस. वत्स। एम.एस. वत्स के अनुसार इनका नाम था माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स। और इनके अनुसार जो कालक्रम था सिंधु घाटी सभ्यता का वो था 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। कितना? 3500 बीसी से लेकर के 3500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी। तो 3500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक का जो कालक्रम था वो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम था। और ये किसके अनुसार माना गया है? एम.एस. वत्स के अनुसार। तो एम.एस. वत्स एक भारतीय इतिहासकार, और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा ना? यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं आगे, अगला टॉपिक जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है वो है सर इसके उद्भव को लेकर के। ठीक है, उद्भव कालक्रम देख लिया हमने, उद्भव देख लेते हैं कि इसका उद्भव कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के जो मत हैं, उद्भव इसके दो मत हैं। ठीक है, उद्भव सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के दो मत हैं। कौन कौन से मत? एक है आपके स्वदेशी मत और एक है आपके विदेशी मत। ठीक है, दो मत हैं। स्वदेशी मत की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वदेशी मत कौन सा था, तो देखिए स्वदेशी मत कौन से थे। स्वदेशी मत मतलब जो भारतीयों के अनुसार ही माना गया है, उस स्वदेशी मत को हम जान लेते हैं कि क्या है। देखिए, स्वदेशी मत के अनुसार ये माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो भारतीय संस्कृति के कारण ही हुआ है, भारतीय लोगों के द्वारा हुआ है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव भारत की जौरवे एवं सौंथी संस्कृति के लोगों द्वारा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि इनका जो मत था स्वदेशी मत के अनुसार, इन्होंने कहा कि देखिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत जहाँ से हम मानते हैं, इस संस्कृति और सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी वो जौरवे एवं सौंथी संस्कृति से हुआ है। अब ये जौरवे और सौंथी संस्कृति क्या है? देखिए, इन्होंने माना है कि यह भारत की सबसे प्रारंभिक संस्कृति और सभ्यता थी और इसके लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। यह वर्तमान भारत के राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में निवास करती थी। इसी राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र के निवासियों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया और इन्होंने ही आगे जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया और इनको ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। ये राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में निवास करते थे वर्तमान, और इस मत को मानने वालों में से कौन थे? ऑलचिन दंपति
डी कौशाम्बी, डी कौशाम्बी, एम एस वत्स, ठीक है, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ठीक है, अमलानंद घोष। ये कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने ये माना, पुराविद थे जिन्होंने ये माना कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत किसी विदेशी मत से ना होकर के, यानी कोई बाहर के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण नहीं किया, बल्कि भारत के ही कुछ संस्कृति थी जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। ये प्रारंभिक संस्कृति, प्रारंभिक सभ्यता मानी जाती है इसकी। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण करने वाले जो लोग थे वो जौरवे, गुजरात, राजस्थान, सोंथी, गुजरात, राजस्थान वाले क्षेत्र में निवास करते थे और इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया होगा, यह इनका मानना था। लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे विदेशी मत हैं। विदेशी मत के अनुसार क्या है, देखिए विदेशी मत के अनुसार अगर माने, विदेशी मत में जैसे बहुत सारे इतिहासकार थे, जैसे मर्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, कौन से, मर्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, डीपी अग्रवाल, ठीक है, डीपी अग्रवाल, ठीक है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इतिहासकार थे जो विदेशी इतिहासकार थे। इन्होंने ये माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण हुआ था वो किसके अनुसार हुआ था, वो मेसोपोटामिया की एक जनजाति थी, एक मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी, सुमेरिया सभ्यता। तो ईरान में स्थित मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग, उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। इन्होंने ऐसा क्यों माना है, इन्होंने माना है क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं और वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनमें काफ़ी समानताएं पाई गई हैं। यहाँ भी पक्की ईंटों के घर बने हुए थे और वहाँ भी पक्की ईंटों के बने हुए थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के जो घरों का डिज़ाइन था, नगरों का डिज़ाइन था, वो उन्नत अवस्था का था, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो डिज़ाइन था वो इस प्रकार की अवस्था का नहीं था। तो इन्होंने ईरान से प्राप्त होने वाली, यानी ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, वहाँ पे मिलने वाले जानवर, वहाँ से मिलने वाले मिट्टी के बर्तन तथा देवताओं तक की समानताएं बताई गई हैं। लेकिन ये माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण किया था वो विदेशी मत के अनुसार है। और विदेशी मत के अनुसार क्या माना गया है, ये माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण किया था वो मेसोपोटामिया की सुमेरियाई जाति ने किया था। ऐसा मानते हैं कि ये कुछ अपने व्यापार के लिए हो सकता है कि भारतीय वाले क्षेत्र में आए हों, उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र में आए हों और इस क्षेत्र में आकर के इन्होंने अपने आप को इस संस्कृति और सभ्यता में ढाल लिया हो और यहीं पर एक सभ्यता का निर्माण किया जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो विदेशी मत के अनुसार कौन सी सभ्यता, तो मिस्र, यानी कौन सी सभ्यता, तो ये आपके ईरान में मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता को इसका निर्माता माना जाता है। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता को, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि मेसोपोटामिया की सुमेरियाई जाति ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया, ठीक है। किसका निर्माण किया, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। तो स्वदेशी मत और विदेशी मत दोनों ही आ गए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। ये तो थे उद्भव के मत। अब देखते हैं सर इसके निर्माता कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं में 4 प्रजातियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। कितनी प्रजातियां, 4, ठीक है। इसमें 4 प्रजातियां हैं जिनको सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। 4 प्रजातियों को महत्वपूर्ण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में। इनमें से पहली प्रजाति जो इसका नाम था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। क्या नाम था, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ठीक है। मैं लिख देता हूं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट
याद रखना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में ये कोई और अन्य बाहर से आने वाली जनजाति नहीं थी, बल्कि यहीं की एक मूल निवासी थी। यहीं के मूल निवासियों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया और ये सिंधु क्षेत्र में आने वाले, यानी सिंधु क्षेत्र में निवास करने वाले पहले प्रजाति थी, पहली जनजाति थी। आज वर्तमान में यह मध्य भारत में SC और ST के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, देखिए, सिंधु क्षेत्र में निवास करने वाली, सिंधु क्षेत्र में निवास करने वाली प्रथम जनजाति यह वर्तमान में, ठीक है, प्रथम जनजाति ही है, प्रथम जनजाति थी और यह वर्तमान में मध्य भारत यानी मध्य भारत वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य भारत में SC व ST के रूप में निवास करती है। ठीक है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यह वह जाति थी जो सिंधु क्षेत्र में पहली बार बसी और इन्हें ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है। यह वर्तमान मध्य भारत में SC व ST के रूप में निवास करती है। दूसरी जो प्रजाति है इसको कहा जाता है भूमध्य सागरीय। कौन सी है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागर कौन सा है? आपको पता है, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, यूरेशिया महाद्वीप। तो यूरोप, एशिया और मध्य यानी अफ्रीका महाद्वीप के मध्य पड़ता है एक भूमध्य सागर। और यहीं से एक जनजाति भारतीय क्षेत्र की ओर आई और इस जनजाति को माना जाता है। तो देखिए यह, या फिर हम कह सकते हैं इसे वास्तविक निर्माता माना जाता है। सिंधु क्षेत्र में आने वाली ये दूसरे नंबर की जनजाति थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक निर्माता कहा जाता है। यह वर्तमान में ये कौन सी कहलाती है? ये द्रविड़ आर्य कहलाते हैं। यह द्रविड़ आर्य कहलाते हैं। ठीक है, यह द्रविड़ आर्य कहलाते हैं। यह वर्तमान में संपूर्ण भारत मतलब कौन कौन से राज्य? यह भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में निवास करती है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुनीति कुमार चटर्जी। ये एक भाषाविद थे। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों से कुछ ऐसे लोगों की भाषाओं के बारे में अध्ययन किया जिसके बारे में इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का इस जाति को वास्तविक निर्माता कहा जाता है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने यहाँ की एक भाषा जिसे ब्राह्वी लिपि कहते हैं, इस भाषा का दक्षिण भारत के लोगों से काफ़ी समानता पाई गई है। और इन्होंने ये बताया है कि देखिए यहाँ पर हो सकता है कि जब आर्य भारत आए होंगे तो ये जो जनजाति थी जो इस क्षेत्र में यानी बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में जो ये जनजाति निवास करती थी, ये हो सकता है कि आर्यों के आने से पहले या आर्यों के आने के बाद यह जनजाति इस क्षेत्र को छोड़ करके दक्षिण भारत में निवास करने के लिए चली गई, क्योंकि बलूचिस्तान वाले वर्तमान क्षेत्र की भाषा और तथा दक्षिण भारत की भाषाओं में काफ़ी समानताएं पाई गई हैं। और इन समानताओं के कारण ही यह बताया गया है कि हो सकता है कि जब ये जनजाति भारत आई, जिसे द्रविड़ आर्य कहते हैं,
यह जनजाति जब भारत आई तो भारत आने के साथ साथ इन्होंने यहाँ की जनजाति से युद्ध किया होगा, और युद्ध करने के बाद हो सकता है कि या युद्ध से पहले या युद्ध करने के बाद या युद्ध के समय ही ये अपने निवास स्थान को छोड़ करके, यानी मूल निवास स्थान को छोड़ करके ये इधर उधर वाले क्षेत्र में चले गए। कुछ ईरान की तरफ निकल गए थे, कुछ आपके दक्षिण भारत की तरफ आ गए, और इन क्षेत्रों में आज भी यह जनजाति निवास करती है। इसे भूमध्य सागरीय जनजाति कहा जाता है। इसी को ही सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक निर्माता कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपके आए तो वो है आपके भूमध्य सागरीय द्रविड़ आर्य इन्हें कहते हैं। ठीक है, चलिए। और यहाँ से एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि कालक्रम को लेकर के, तो आप 2500 से लेकर 1500 अगर आपसे पूछा जाए तो 2500 से 1500 लगाओगे। लेकिन अगर आपको 2350 से 1750 दे रखा है तो आप इसे भी लगाओगे। तो ये दो कालक्रम बहुत प्रमाणिक हैं। 2500 से 1500 ये भी कार्बन डेटिंग के आधार पर है, और ये आपके मैंने इनके इतिहासकारों के नाम लिख दिए हैं, तो इनके अनुसार आप याद रख लेना। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो इसका नाम है मंगोलाइड। ठीक है, एक आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक आपके मंगोलाइड, एक आपके अल्पाइन। तो अल्पाइन की बात करें सर, अल्पाइन जाति नंबर 3 की बात करें तो वो है सर अल्पाइन। कौन सा? अल्पाइन। अल्पाइन यह सिंधु घाटी सभ्यता में तीसरे नंबर की प्रजाति थी, तीसरे नंबर की जनजाति थी। ठीक है, बस थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दीजिए। ठीक है, देखिए लाइट चली गई है, हो सकता है कि मैं आपको सही से दिखाई ना दे रहा हूँ और मेरी परछाई भी यहाँ पे दिखाई दे रही हो सकता है। इस वजह से मैंने सोचा था कि आज 2-2.5 घंटे में क्लास कराऊंगा इसे, और 2-2.5 घंटे क्लास चलेगी ये मेरी। तो पहले मैं इसको करा देता हूँ कवर, उसके बाद फिर मैं जो बचेगा पार्ट में उसको बना दूंगा बाद में। पहले इसको पूरा कर लेते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं 2-2.5 घंटे की सोच रहा था कि 2-2.5 घंटे में क्लास कराऊँ। ठीक है, चलिए। तो क्योंकि लाइट ने समस्या है, लाइट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार बार कट जाती है, और केवल मोबाइल की टॉर्च से ही मैं यहाँ पर अब क्लास कर रहा हूँ अपनी। तो ये थे आपके अल्पाइन। अल्पाइन कौन थे? ये सिंधु घाटी सभ्यता में तीसरे नंबर की आने वाली प्रजाति थी। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में यह कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले क्षेत्र में निवास करती है वर्तमान में। चौथे नंबर की प्रजाति की बात करें तो सर वो है आपके, ठीक है, मंगोलाइड। मंगोलाइड 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 इसे भी सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कंकाल वगैरह प्राप्त हुए हैं उनका जब अध्ययन किया गया है तो उनको ये बताया गया कि ये वो प्रजाति थी जो मंगोल वाले क्षेत्र में रहती थी। अब ये वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में कहाँ निवास करती है? तो यह वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो यह वर्तमान में भारत के हिमालय वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इस क्षेत्र में यानी तिब्बतीय क्षेत्र में निवास करती है। तो हम कह सकते हैं ये वर्तमान भारत में हिमालय वाले क्षेत्र में निवास करती है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की चौथी प्रजाति मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियों को इसका निर्माता कहा जाता है। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम निर्माता। वर्तमान भारत में SC व ST, और आपने देखा भी होगा कि जब कभी SC और ST जो नारा लगाते तो वो कहते हैं हम भारत के मूल निवासी, तो इनको ही भारत का मूल निवासी कहा जाता है। प्रारंभिक प्रजाति यही थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाली थी, और इन्हीं को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। ये आर्किटेक्ट बहुत बड़े हैं। आर्किटेक्ट क्या, इन्होंने ही एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो सभ्य और संस्कृति से परिपूर्ण था, और इस समाज में यहाँ पर युद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिलते। कह सकते हैं कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। SC और ST जो निवास करते थे ये लोग शांति प्रिय थे। उसके बाद फिर इतिहासकार इन्होंने भूमध्य सागर, इन्होंने द्रविड़ आर्यों को इसका निर्माता कहा कि द्रविड़ आर्य इसके निर्माता माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं अल्पाइन और मंगोलाइड। ठीक है, चलिए तो अभी इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे मैं नेक्स्ट बात करें। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्रम से है, पहले आप सामान्य जानकारी मैंने पिछली वाली क्लास में कराई थी, नामकरण मैंने पिछली वाली क्लास में कराया था। कालक्रम आप डालिए हेडिंग, और कालक्रम में ये आपके कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर, मैंने यहाँ लिख भी दिया है टॉपिक, कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर समय अवधि 3500 से 1300, और इसके अंतर्गत कितने चरण आते हैं? 3। फिर उसके बाद मल्टीपल व्हीलर ने इतना बताया, DP अग्रवाल ने इतना बताया, ये सब इसी के अंतर्गत है, कालक्रम के अंतर्गत। उसके बाद उद्भव के मत में मतलब कि कौन से 2 मत थे, विदेशी और स्वदेशी। स्वदेशी में ये वाले और विदेशी में ये वाले।
इसके साथ साथ नंबर 4 तो ये थे आपके निर्माता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता 4 प्रजातियों को माना जाता है। नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, नंबर 2 भूमध्य सागरीय, नंबर 3 अल्पाइन, नंबर 4 मंगोलाइड। तो इन 4 प्रजातियों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। आइए बात करते हैं अब इसके प्रमुख नगरों के बारे में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? और देखिए ज्योग्राफी की सीरीज भी हमारी 8 बजे डेली क्लासेस होती हैं। मंडे से लेकर के सैटरडे तक ज्योग्राफी चलती है और संडे में आपके स्पेशल जो क्लासेस चलती है वो आपकी हिस्ट्री की। और हिस्ट्री की क्लासेस आपको 2-2.5 घंटे की क्लासेस आपको हम करवाया करेंगे, जिससे कि आपके एक ही क्लास में सारी चीज़ें कवर हो जाया करें। ठीक है, क्योंकि इसको भी करना है, कवर करना है, तो एक एक टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। चलिए, हमने अभी तक जो चीज़ें देखी वो सिंधु घाटी सभ्यता की अभी बेसिक जानकारी देख रहे हैं, अभी डिटेल में हम नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? प्रमुख नगर प्रमुख नगर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक जो खुदाई हो चुकी है, यानी 1921 से लेकर के कितना 1921 से लेकर के 1947 तक की बात करें पहले हम, तो यहाँ तक केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता के 40 स्थलों की ही खुदाई हुई थी। कितने स्थलों की? 40 स्थलों की ही खुदाई हुई थी। 1947 के देश के विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर स्थलों की खुदाई होनी शुरू हुई और 1921 से अब तक सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1500 स्थल इसके खोजे जा चुके हैं। 1500 स्थल। ठीक है, देखिए हर बुक में अपना अलग अलग दिया हुआ है, तो लगभग यहाँ पर 1500 स्थलों की लगभग खोज हो चुकी है। इन 1500 स्थलों में से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ ही स्थल ऐसे हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लीजिए। पहले मैं नगर बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो नगरों की बात करें तो देखिए 7-8 नगर ऐसे हैं, स्थल ऐसे हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई थी। तो देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें नंबर 1 पर आता है हड़प्पा। कौन सा पा? हड़प्पा। हड़प्पा नंबर 1 हड़प्पा। नंबर 2 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो। नंबर 3 चन्होदड़ो। इसको भी सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल की संज्ञा दी गई है, सॉरी नगर की संज्ञा दी गई है। नंबर 4 रोपण। रोपण। ठीक है, सॉरी कालीबंगा लिख लीजिए क्रम से, पहले कालीबंगा लिख लेते हैं क्योंकि क्रम से जब हम याद रखेंगे, क्योंकि इनकी स्थलों की खुदाई क्रम से हुई है, तो पहले लिख देते हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा और नंबर 5 रोपण। नंबर 6 लोथल। नंबर 7 धौलावीरा। नंबर 8 राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, सॉरी ये वाला डे है, राखीगढ़ी। और नंबर 9 पर आता है बनावली। बनावली बनावली याद रखना, ये भी हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, चलिए तो इन स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है। और इन स्थलों में सर पहले बात करें हम, तो देखिए हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1922 ईस्वी। ठीक है, सबके खोजकर्ता के नाम मैं बताऊंगा। चन्होदड़ो की खोज किसने करी थी? सर चन्होदड़ो की खोज की बात करें 1931 में। कब हुई? ये कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में। कालीबंगा राजस्थान में है। 1951 में इसकी खोज हुई थी, लेकिन 1961 भी आता है, 1961 भी आता है। दोनों खोजों के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे आता है। चलिए अभी पहले इसको इतना ही लिख लीजिए। रोपण की बात करें तो सर
तड़ेपन से लेकर के सॉरी 1900 तड़ेपन, ठीक है, रोपण 1953 के आसपास इसकी खोज हुई थी। 1954 भी आता है तो 1954 लिख लीजिए इसे, 1954 ईस्वी, 1954 ईस्वी। इसको लोथल की बात करें तो 1953 से लेकर के 1956 ईस्वी के आसपास इसकी खोज हुई थी। 56 ईस्वी के आसपास इस स्थल की खोज हुई थी लोथल की। धौलावीरा की बात करें तो 1967 से 1968 ईस्वी इसकी स्थल की खोज हुई थी। वहीं राखीगढ़ी की बात करें सर 1969 की में इसकी खोज हुई थी सूरजभान के द्वारा, और बनावली की 1973 में इस स्थल की खोज हुई थी, याद रखना, SR राव के द्वारा। इनका नाम था शिकारीपुरी रंगनाथ राव, पूरा नाम, ठीक है। हड़प्पा 1921, जिस खोज ने यह बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभ 1921 यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ था वो लगभग कम से कम 1000 साल पहले, लगभग 2500 ईसा पूर्व में इसकी सभ्यता का निर्माण हुआ था। तो यही वो खोज थी जिसने पूरी दिशा को ही बदल दिया। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरीके से ही बदल दिया। जो अभी तक ये माना गया था 1921 तक कि भाई सिंधु घाट की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत वैदिक सभ्यता से हुई है, तो 1921 ने इस बात को झुठला दिया और ये बताया कि नहीं, ये 1500 ईसा पूर्व नहीं, यानी आज से 1000 ईसा पूर्व नहीं, बल्कि इससे भी 1000 वर्ष पहले यानी 2500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का निर्माता माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही, ठीक है। चलिए, तो ये थे प्रमुख स्थल। 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है अब तक, जिनमें से कुछ नगर हैं हड़प्पा, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, ठीक है, राखलदास बनर्जी, चनहुदड़ो, NG मजूमदार, नंदगोपाल मजूमदार, कालीबंगा अमलानंद घोष और BB लाल एवं BK थापर। रोपड़ की बात करें तो सर रोपड़ के जो खोजकर्ता हैं ठीक है, रोपड़ लोथल की बात करें तो JP जोशी, और सर धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा के, ठीक है, इसका नाम है, इनका नाम इनमें JP जोशी, और धौलावीरा की बात करें तो ये भी आपके JP जोशी आते हैं। और राखीगढ़ी की बात करें तो ये राखीगढ़ी के खोजकर्ता, ठीक है, सूरजभान, और बनावली के खोजकर्ता SR राव, ठीक है। तो ये प्रमुख खोजकर्ता इनके माने जाते हैं, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता। अभी हम एक एक स्थल को देखेंगे। तो पहला स्थल हमारा है वो है हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा, चलिए हड़प्पा एक एक चीज़ हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थल की खोज, ठीक है। यहाँ देखेंगे खोज, खोज, खोजकर्ता, खोजकर्ता, ठीक है। नंबर 3 इसी में ही खोजकर्ता, इसी में आ रहा, हड़प्पा में खोजकर्ता। वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? वर्तमान कहाँ पर है? नदी, कौन सी नदी के तट पर है? देश की बात करें, देश तो यहाँ पर आ जाएगा। नदी किस नदी के तट पर है? और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर नंबर 5 पर आएगा इसमें आपके प्रमुख प्रमाण यानी साक्ष्य। तो प्रमुख वस्तुएं यानी प्रमाण यानी साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं? प्रमाण या साक्ष्य क्या क्या मिले हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा की बात करें तो सर इसी स्थल की खोज 1921 में, 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में, मैंने जॉन मार्शल आपको बताया है, 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल की खोज हुई थी। और इस स्थल के खोजकर्ता कौन थे? इनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल की खोज करी। वर्तमान बात करें तो यह वर्तमान में पाकिस्तान देश कौन सा है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, याद रखना, पंजाब प्रांत, ठीक है। और इसको याद रखना, हम मोंटगोमरी जिला है एक, मोंटगोमरी जिला। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी, कौन सा? मोंटगोमरी,
मोंटगोमरी। तो मोंटगोमरी एक ज़िला है, इसी ज़िले में स्थित है आपके सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया था, इसका नाम था हड़प्पा। ये मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। और ये नदी की बात करें तो रावी नदी, कौन सा नदी? रावी नदी। रावी नदी के तट पर स्थित है। तो रावी नदी के तट पर स्थित आपके सिंधु घाटी सभ्यता का ये बाएं तट पर है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल। प्रमाण की बात करें कि सर इसके प्रमाण क्या क्या हैं, साक्ष्य क्या क्या हैं, तो देखिए साक्ष्य क्या क्या मिले यहाँ से। तो यहाँ पर एक मिला अभिलेख। क्या मिला? अभिलेख। इधर लिख देता हूँ अभिलेख, ठीक है। नंबर फर्स्ट अभिलेख, अभिलेख युक्त मोहरे, अभिलेख युक्त मोहरे, युक्त मोहरें। यहाँ से ऐसी मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर कुछ लेख लिखे हुए थे, और इन मोहरों को अभिलेख युक्त मोहरें कहते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि इन मोहरों का इस्तेमाल सिंधु घाटी काल में व्यापार के उद्देश्य के लिए किया जाता था। यानी यहाँ पर जो व्यापार किया जाता था उनमें कुछ वस्तुओं पर मोहर लगा दी जाती थी। इससे ये समझा जाता था कि ये इस प्रशासक के यहाँ पर हैं, यहाँ से आई हैं, और इस व्यापारी के यहाँ से आई हैं, और इस क्षेत्र में ये वस्तुएं भेजी जा रही हैं। और इन मोहरों से ही वहाँ पर इतनी सिंधु घाटी सभ्यता में लूटपाट तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था, और इन पर लेख लिखे होते, और इन लेखों का इस्तेमाल या इन मोहरों का इस्तेमाल सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो अभिलेख युक्त मोहरे। दूसरा है यहाँ पर पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा से खुदाई के दौरान यहाँ पर पीतल की बनी हुई इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी यानी बैलगाड़ी मिली है। सामान्यतः ये माना जाता है कि यहाँ पर व्यापार में ज़्यादातर गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वहाँ जो गाड़ी मिली है उस गाड़ी को खींचते हुए 2 बैल दिखाए गए हैं, और उसमें कुछ एक व्यक्ति दिखाया गया है जो उसको हाँक रहा है, और इसी के साथ साथ वहाँ पर उसमें कुछ मिट्टी के बर्तन भरे हुए दिखाई दिए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर व्यापार होता था इनके माध्यम से। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा यहीं पर दिखाया गया है। सामान्यतः इसे मातृ देवी यानी प्रकृति की देवी के रूप में पूजा जाता है, तो इसे मातृ देवी कहा गया है। और यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। समाधान गड्ढे में ईंट लगाने के प्रमाण, ठीक है। समाधान गड्ढे में ईंट लगाने के प्रमाण, क्योंकि यहाँ पर शवों को दफनाने की प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी इस काल में, और सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से ही शवों को दफनाने के प्रमाण पाए गए हैं। लेकिन सामान्यतः ये समझा जाता है कि यहाँ के लोग जब अपने रिलेटिव को दफनाते थे, तो दफनाने से पहले जो शव के गड्ढे होते थे, जो कब्र होती है, उसमें पहले ईंट लगाते थे। ईंट लगाने के बाद वो शवों को दफनाते थे, और इसीलिए यहाँ पर समाधान गड्ढे जो गड्ढे होते थे जिनमें शव प्राप्त हुए हैं, उनमें ईंट लगे हुए प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहाँ से शवों में जो गड्ढे होते थे उनमें ईंट लगे मिले हैं, तो वो है आपके हड़प्पा। यहीं पर शवों को दफनाने का प्रमाण भी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ सुरमा लगाने की सलाही, क्या है? सुरमा लगाने की सलाही सुरमा लगाने की सलाही। सुरमा जानते हो? सुरमा का अर्थ होता है काजल, यानी जो आप काजल बोलते हैं सुरमा, ठीक है। सुरमा मतलब काजल, स्याही बोलते हैं इसे। तो सुरमा लगाने की सलाही, ठीक है। सुरमा लगाने की सलाही सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हुई है। और सामान्यतः मान जाता था कि यहाँ के लोग श्रृंगार भी करते थे, तो श्रृंगार पे बहुत आगे थे, श्रृंगार की करते थे। यहाँ से 6 समूह के 6 समूहों में 6 समूह के 2 अन्नागार, यानी 2 पंक्तियों में अन्नागार मिले हैं, ठीक है। 6 अन्नागार मिले हैं 2 समूहों में, एक समूह इधर, एक पंक्ति इधर। जैसे एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति है, इधर भी 6, इधर भी 6 बने हुए हैं, इधर भी 6। अन्नागार होते क्या हैं? अभी अन्नागार की बात करेंगे तो 6 समूह के 2 पंक्तियों वाले अन्नागार, 2 पंक्ति में
पंक्ति में अन्नागार। इन्हें अन्न कोठार भी कहा जाता है। अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पर कृषि अधिशेष जो बचता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषक भी थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर लोग व्यापारी थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि भी की जाती थी और कृषि अधिशेष जो बचता था या तो ये बाज़ारों में बेच देते थे या फिर ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय के लिए ये अपने अन्न को कुछ ऐसी जगह पर स्थित रखते थे जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था। ऐसे ही अनाजों के रखने वाले स्थल को अन्नागार कहा जाता था। आज इन्हें वर्तमान में ठीक है गोदाम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदाम कहते हैं। आप देखते हैं सरकार के द्वारा बड़े बड़े गोदाम लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी स्थल आकृति है वह अन्नागार ही है। विशाल स्नानागार तो माना जाता है, लेकिन अन्नागार बहुत बड़ी बड़ी समूह में पाए गए हैं। सामान्यतः इनकी जो चौड़ाई है वो 80 मीटर के आसपास पाए गए। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कई लोगों का अनाज एक साथ रखा जाता था, जो आगे आने वाले समय में जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में समय समय पर बाढ़ बहुत बड़े स्तर पर आई है और इसके 7 स्तरों का पता चलता है, आगे बताएंगे। लोथल और मोहनजोदड़ो से खुदाई के दौरान ही प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर 6 समूहों के 2 पंक्तियों में अन्नागार प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः इन अन्नागारों का प्रयोग अनाज रखने के लिए किया जाता होगा। ठीक है, क्योंकि अन्नागार है तो अनाज रखने के लिए किया जाता है। कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण यहीं से प्राप्त हुआ है। कांसे का दर्पण मैंने कहा था ना श्रृंगार के लिए, तो कांसे का दर्पण, दर्पण मतलब होता है शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ऐसा शीशा यहीं से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से। तो कांसे का दर्पण यहीं से प्राप्त हुआ है। एक की बात करें तो सर यहाँ पे लाल पत्थर से बनी हुई, लाल पत्थर से बनी पुरुष के निर्वस्त्र धड़ की आकृति, निर्वस्त्र धड़ की आकृति यहीं से प्राप्त हुई है। तो निर्वस्त्र धड़ की आकृति यहीं से प्राप्त हुई है। जो लाल पत्थर की बनी हुई थी वो निर्वस्त्र धड़ की आकृति यहीं से प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके साथ साथ यहाँ से सर R37 कब्रिस्तान, ठीक है, नंबर 9 R37 कब्रिस्तान यहीं से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से। तो खुदाई के दौरान यहाँ से एक ऐसा कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जो R37 के नाम से जाना जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो R37 कब्रिस्तान आपके यहीं से हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ लकड़ी का ताबूत, मैंने कहा था ना सबों को दफनाने के प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए हैं, तो लकड़ी का ताबूत भी यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत लकड़ी का ताबूत यहीं से प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ सर यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मातृ देवी की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर स्थलों की खुदाई में ज़्यादातर स्त्रियों की मूर्तियाँ ही पाई गई हैं। इसलिए माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार होता है। महिलाएं सर्वोच्च होती हैं, महिलाएं ही सब कुछ करती हैं। इसे मात्र सत्तात्मक समाज कहा जाता है। लेकिन आज हम बात करें अपने इस युग की, वर्तमान युग की, तो आज का जो युग है वो पितृसत्तात्मक है, क्योंकि घर में बड़े बड़े डिसीजन पिता के द्वारा ही लिए जाते हैं। और बाहर भी आप देखते हैं कि किसी भी व्यापार को करने के लिए या फिर कहीं नौकरी करने के लिए आज भी पिता ही अहम भूमिका निभाता है। अब माताओं का लगता है, हम कहते हैं कि क्योंकि कल ही आपके 8 मार्च को आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, तो सभी माताओं को प्रणाम, सभी स्त्रियों को प्रणाम मेरा। और जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं का अहम योगदान होता है समाज में, उसी तरीके से पिता का भी अपने घर में अहम योगदान होता है। तो जितना महिलाओं का होता है योगदान, इतना ही पुरुषों का योगदान होता है। तो हमारा समाज एक ऐसा समाज है आज जो पढ़ा लिखा समाज है, जो महिलाओं और पुरुष में कोई विभेद नहीं मानता, जबकि दोनों को समान मानता है। लेकिन कुछ मानसिकता ऐसी है कुछ लोगों की में, क्योंकि कभी कभी ऐसा आ जाता है कि भाई देखिए महिलाएं हैं तो कम बाहर जाएंगी, बाहर का काम करेंगी, समाज क्या कहेगा। समाज को छोड़िए, आप अपना देखिए सर पहले, ठीक है। चलिए, तो मेरा तो यही मानना है कि हमेशा स्त्रियों का मान सम्मान करना चाहिए,
कहते हैं अतिथि देवो भव, जहाँ जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो श्रमिक आवास सर यहीं से प्राप्त हुए हैं। श्रमिक आवास, कौन से आवास? श्रमिक आवास, श्रमिक आवास यहीं से प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के में जो लोग थे, हड़प्पा के लोग, यहाँ पर कुछ श्रम भी करते थे, यानी व्यापार करते थे, श्रम के साथ साथ भी करते थे। 12 की बात करें तो तांबा गलाने का पात्र, तांबा गलाने का पात्र यहीं से प्राप्त हुआ है। तांबा गलाने का पात्र यहीं से प्राप्त हुआ है क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसे का आविष्कार किया। कांसा एक मिश्र धातु बनाई और ये माना जाता है कि कांसा तांबे और टिन को मिला करके बनाया जाता था। तो सामान्यतः ये मानते हैं कि तांबा गलाने की प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित थी और तांबा गलाने का पात्र, ये लोग तांबे गलाने के लिए जानते थे कि तांबा कैसे गलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ फसल रखने का खलिहान, फसल रखने का खलिहान, ठीक है, खलिहान, फसल रखने का खलिहान, खलिहान मतलब यही है, अन्नागार, ये फसल रखने का खलिहान यहीं से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगला नेक्स्ट किस पर? मोहनजोदड़ो पे। ठीक है, चलिए चले आगे देखिए, ये हो गया, आपने यहाँ तक नोट कर लिया, आगे देखिए नेक्स्ट। जल्दी चलेंगे सर अभी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसी पार्ट में पूरा ख़त्म कर दूँ आज सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला जो स्थल आता है इसका नाम है मोहनजोदड़ो। नंबर 2 की बात करें, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो देखिए इसके जो खोजकर्ता वही लिखेंगे, खोज एंड खोजकर्ता, क्या लिखेंगे? खोज, क्रम से चलिए, खोजकर्ता, ठीक है। और वर्तमान स्थिति, वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान, ठीक है, नदी, और इसके साथ साथ प्रमाण, यानी क्या क्या मिला है यहाँ से, प्रमाण, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये पूछी जाती हैं ना, साक्ष्य कहते हैं कि क्या क्या यहाँ से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, प्रमाण क्या क्या प्राप्त हुए हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसमें से मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो 1922 में कहाँ हुई थी? 1922 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। खोजकर्ता की बात करें तो इनका नाम था राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो की खोज करी, और किसके निर्देशन में करी थी? तो इनके इस व्यक्ति का नाम भी था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए दूसरे स्थल की खोज हुई थी, इसका नाम था मोहनजोदड़ो। वर्तमान की बात करें तो सर ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के कहाँ? पाकिस्तान। तो यह वर्तमान पाकिस्तान के, ठीक है, सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत यानी सिंध राज्य, और सिंध राज्य का लरकाना जिला, सिंध राज्य का लरकाना, सिंध राज्य का एक जिला पड़ता है, इसका नाम है लरकाना, ले रे के आने लरकाना जिला। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। नदी की बात करें तो सर नदी है ये सिंधु नदी, और सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी और सिंधु नदी के दाएं तट पर, कहाँ है ये? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है आपके मोहनजोदड़ो पर, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में। लरकाना जिले से निकलती है आपकी सिंधु नदी, और सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है आपके मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से देखिए क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो अब प्राप्त अवशेषों की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे प्रामाणिक विशाल स्नानागार, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार की बात करें तो सर इसकी जो लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई,
इसको भी याद रखना क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई की बात करें तो लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है। तो यहाँ से लंबाई की बात करें तो सर इसकी जो लंबाई है वो 11.88 मीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है। और वहीं गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर इस विशाल स्नानागार की चौड़ाई है। एक इतिहासकार थे, इनका नाम था पिंगट महोदय। और पिंगट महोदय जो थे, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट कलाकृति विशाल स्नानागार को ही माना गया है। इस विशाल स्नानागार को आज हम किस नाम से जानते हैं, इसी को स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुछ धार्मिक कार्य करने से पहले इस स्नानागार में स्नान करते थे। स्नानागार की बात करें तो ये आयताकार बना हुआ था इस तरीके से, और इसमें दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इस ओर सीढ़ियाँ होती थी, इस ओर सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है। और देखिए ये इस तरीके से नहीं है, ये बना हुआ था इस तरीके से। देखिए ये इस तरीके से मैं बता देता हूँ आपसे, ये इस तरीके से बना हुआ था। और यहाँ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ियाँ, तो दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे, और इसके पश्चिम में एक द्वार होता था इससे जल निकासी के लिए। इसके बराबर में कुछ जो कमरे बने हुए थे उसमें कुएँ थे जिससे पानी निकल करके इसके अंदर आता था। सामान्यतः मानते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसी के साथ साथ थोड़े से कुछ अलग स्थान पर अग्नि वेदिकाएँ पाई गई हैं। और इससे ये पता चलता है कि इसमें स्नान करने के बाद लोग हवन या यज्ञ करते थे और उसके बाद अपने कार्य करते थे। तो धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग करते थे इस प्रमुख स्थल का, जिसका नाम था विशाल स्नानागार। इसी के साथ साथ यहाँ पर बौद्ध स्तूप मिला है। क्या मिला है? बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप भी यहीं पर मिला है सर। क्या मिला है? बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप के प्रमाण यहीं पे प्राप्त हुए हैं। और हाल ही में अभी 2021 के आसपास 2021 में पाकिस्तान के इसी वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक जो सिंधु नदी में बाढ़ आ गई थी और बहुत बड़े मात्रा में वर्षा हुई थी। बरसात के कारण हुआ क्या कि यहाँ से जो इसके टीले थे वो टीले थोड़े से ढह गए। ढहने के कारण वहाँ पे बुद्ध की कुछ छोटी छोटी प्रतिमाएं मिली हैं। जो गले में डालने वाली प्रतिमाएं हैं वो प्रतिमाएं मिली हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि महात्मा बुद्ध लगभग कम से कम महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में ना होकर के उससे भी बहुत पहले हो चुका था। तो महात्मा बुद्ध के वो अवतार थे ऐसा मानते हैं। तो लेकिन बौद्ध स्तूप यहीं से मिला है। ये कहाँ से मिला है सर? ये मिला है आपके मोहनजोदड़ो से। तो इसके प्रमाण यहीं से मिले। दूसरा यहाँ पर जो इसका प्रमुख एक और आता है उसका नाम है अन्नागार। अन्नागार भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। अन्नागार क्या हुए हैं? अन्नागार। यहाँ फसल रखने का खलिहान मिला है तो यहाँ अन्नागार प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ से सर एक मिली है नाव के चित्र वाली मुद्रा, तो जिस पर एक नाव अंकित है, ठीक है, नाव के चित्र वाली मुद्रा, नाव के चित्र वाली मुद्रा। यहाँ से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जो जिस पर नाव का चित्र अंकित है। तो ऐसा समझा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो जल के रास्ते से भी होता था, जल मार्ग से भी होता था, और इसके साथ साथ इसका जो प्रमुख व्यवसाय था वो स्थल मार्ग से भी होता था। तो स्थल और जल दोनों ही मार्गों से होता है, क्योंकि नाव मिलने का प्रमाण ये होता है कि यहाँ के लोग नाव से परिचित थे, तो यहाँ के लोग जल मार्ग से व्यापार करते थे। इसी के साथ साथ यहाँ से लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं। किसके मिले हैं? लिंग पूजा के प्रमाण। लिंग पूजा के प्रमाण यहीं से सर लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन वैदिक आर्यों में लिंग पूजा को नहीं माना गया है, ठीक है, लिंग पूजा नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर यानी ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर ये शिवलिंग, आपको पता ना शिवलिंग, ठीक है, हाँ, तो भगवान शिव से संबंधित बताए जाते हैं। और लिंग पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। यहाँ पर सर पुरोहित का धड़ मिला है। किसका मिला है? पुरोहित का धड़। तो नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर मिला है सर पुरोहित का धड़। तो पुरोहित का धड़ भी यहीं से प्राप्त हुआ है। पुरोहित का धड़, ठीक है, पुरोहित का धड़ यहीं से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित का धड़ मिला है। इससे ये मानते हैं कि यहाँ का जो समाज था, यहाँ पर पुरोहित व्यवस्था भी थी। पुरोहित होते कौन है? पुरोहित एक यज्ञ संपन्न कराने वाले उच्च कुल से संबंधित एक व्यक्ति होते हैं, इन्हें पुरोहित कहा जाता है। तो पुरोहित का धड़ यहीं से प्राप्त हुआ है, याद रखना। आगे बात करें सर अगला, तो ये अगले स्थल की बात करें, प्रमाण की बात करें कि क्या मिला है यहाँ से। आप देखते चलिए क्रम से कितनी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं।
अभी तक आपने केवल एक या दो ही चीज़ें पढ़ी होंगी, हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए यहीं से यहाँ से देखिए कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है और ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये HR सेक्टर से प्राप्त हुई है। ठीक है, पूर्वी टीले से प्राप्त हुई है। कहाँ से? पूर्वी टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो को 3 भागों में, यानी मोहनजोदड़ो को 3 भागों में बांटा गया था। पूर्वी टीले को 3 भागों में बांटा गया था। पूर्वी टीले को 3 भागों में, कौन से? HR सेक्टर था इसमें, HR सेक्टर, और एक था आपके DK यानी VS सेक्टर और DK सेक्टर। तो एक VS था, एक DK था। इन 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। और कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो सर HR सेक्टर से यानी HR क्षेत्र से मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 टीले थे, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीला ये वाला होता था, पश्चिमी टीला ये वाला होता था। तो ये पश्चिमी वाला क्षेत्र, ये इधर वाला पश्चिमी, इधर वाला पूर्वी, सामान्यतः ये माना जाता है कि क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक स्थल को 2 भागों में बांटा गया था, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में ज़्यादातर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जबकि पूर्वी में निम्न वर्ग का मतलब जो किसान होते थे, श्रमिक होते थे, ये निवास करते थे। और इन्हीं में से पूर्वी टीले में HR सेक्टर से आपकी मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति का संबंध वर्तमान नटराज से माना गया है। नटराज, ठीक है, आपको पता है जब डांस होता है तो नटराज की मूर्ति के सामने ही डांस किया जाता है। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता में अगली बात करें तो नर्तकी की मूर्ति के साथ साथ मिश्रित पशु की आकृति प्राप्त हुई है। किसकी? मिश्रित पशु की आकृति। मिश्रित पशु की आकृति। यहीं से सर मिश्रित पशु की आकृति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से मिश्रित पशु की आकृति प्राप्त हुई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सीटदार शौचालय, सीटदार शौचालय, इंग्लिश टॉयलेट यहीं से प्राप्त हुआ है। आज वर्तमान में जिसे इंग्लिश टॉयलेट कहते हैं, सीटदार शौचालय इसे कहते हैं, यहीं से प्राप्त हुआ है। सीटदार शौचालय के साथ साथ सर यहाँ पर घोड़े के दांत। ठीक है, किसके? घोड़े के दांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़े के दांत यहीं से प्राप्त हुए हैं, ये याद रखना। घोड़े के दांत, घोड़े के दांत यहीं से प्राप्त हुए हैं, याद रखना इसे। घोड़े के दांत यहीं से प्राप्त हुए हैं। और एक यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई हैं, 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता यहीं से प्राप्त हुए हैं। और अर्थात इन्हें भगवान शिव से संबंधित जोड़ा गया है। तो सॉरी, पशुपतिनाथ, 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है, यानी इसे हम पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। इसी के साथ साथ यहाँ से शवों को जलाने के प्रमाण, शवों को जलाने के प्रमाण, शवों को जलाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, पुरोहित आवास मिले हैं, पुरोहित आवास यहीं से मिले हैं। ठीक है, सभा भवन यहीं से मिले हैं, सभा भवन। और नंबर 5 सर 21 मानव कंकाल, 21 मानव कंकाल सर यहीं से प्राप्त हुए हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? अर्थ की बात करें, देखिए इसका अर्थ थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। देखिए इसका अर्थ, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का, वो अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इसे कहते हैं। लेकिन यहाँ से एक भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। इसे मृतकों का टीला, सिंधु का बाग या इसे सिंधु का नखलिस्तान भी बोला जाता है। ठीक है, सिंधु का नखलिस्तान, इसे सिंधु का नखलिस्तान
नखलिस्तान भी इसे कहा जाता है। तो इसके कई नाम हैं, मृतकों का टीला, सिंधु का बाग, सिंधु का नखलिस्तान भी इसे कहा जाता है। याद रखना ये मोहनजोदड़ो के ही अर्थ हैं सभी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा है? यह सबसे बड़ा स्थल है। यह सबसे संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह वर्तमान पाकिस्तान में है। अगर आपसे कहा जाए कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, इसका नाम है मोहनजोदड़ो। इसके क्षेत्रफल की बात करें 250 हेक्टेयर और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ भी कहा जाता था, क्योंकि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक का क्षेत्रफल 150 हेक्टेयर है, 150 हेक्टेयर, और एक का है 250 हेक्टेयर यानी वर्ग हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, इसे मृतकों का टीला कहते हैं, सिंधु का बाग कहते हैं, सिंधु का नखलिस्तान भी इसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ से कोई भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसके यहाँ से 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलें आगे चलें सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं सर, इसके लोथल को लेकर के। लोथल क्रम से पढ़ें, लोथल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लोथल। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं आगे लोथल को लेकर के। लोथल की खोज की बात करें तो सर इसके 1953 से 1956, ठीक है, 54-55 लिखते रहे इसकी, 1954-55, ठीक है। खोज तो खोज और खोजकर्ता, ठीक है, खोज और खोजकर्ता, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज और खोजकर्ता की बात करें। ठीक है, चलिए अब लाइट आ चुकी है और अब और बेहतर तरीके से दिखाई देगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। आइए, लोथल की बात करें तो सर इसकी खोज की बात करें। देखिए, खोजकर्ता, खोजकर्ता, ठीक है, वर्तमान, ठीक है, नदी, ठीक है, नदी, और इसके साथ साथ नदी के साथ साथ सर यहाँ पर प्राप्त अवशेष, ठीक है, प्राप्त अवशेष। लोथल की खोज की बात करें तो 1954 और 55 ईस्वी में इस स्थल की खोज हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थल की जो खोज हुई थी वो था आपके 1954 और 1955 में इसकी खोज मानी जाती है। इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसका नाम था SR राव। क्या नाम था? SR राव। SR राव के द्वारा इस स्थल की यानी सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल की खोज की गई थी। इसका नाम था लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, इसका नाम था लोथल। 1954-1955 में इसकी खोज हुई थी। SR राव, इनका पूरा नाम था शिकारीपुरी रंगनाथ राव। शिकारीपुरी रंगनाथ राव के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। वर्तमान यह है भारत के, ठीक है, गुजरात, कहाँ है? गुजरात। वर्तमान यह गुजरात राज्य में स्थित है। और नदी की बात करें तो सर भोगवा नदी। एक बार फिर से सुन लीजिए, भोगवा, लूनी नदी नहीं, भोगवा नदी। तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है आपके गुजरात में। इसका नाम है लोथल। इसके खोजकर्ता SR राव, शिकारीपुरी रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता हैं। ये नदी के तट पर स्थित है। इसका नाम है भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। और प्राप्त अवशेषों की बात करें कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो मेरे भाई यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, आइए देखते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो देखिए कौन कौन से। नंबर फर्स्ट, यहाँ से महत्वपूर्ण उपलब्धि युगल समाधान। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ से यानी
लोथल से युगल समाधान प्राप्त हुए हैं और यहाँ से ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर तीन युगल समाधान मिले हैं और ये माना जाता है कि यहाँ से सती प्रथा के प्रमाण होने का संकेत मिलता है। तो सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं सर? हमें लोथल से मिलते हैं और सती प्रथा का प्रमाण सबसे पहले लोथल से ही प्राप्त होता है। लोथल और आपके कालीबंगा दो ऐसे स्थल हैं जहाँ से सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर युगल समाधान मिले हैं। लोथल से 3 जबकि कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिला है। इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का प्रमाण था। लेकिन अधिकतर इतिहासकार इस मत को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ देखिए, हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने परिवार वालों से अधिक प्यार और स्नेह करते हों और इसलिए वो नहीं चाहते हों कि जो दूसरे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे कहीं और दफनाया जाए, बल्कि उसी कबर को खोद करके उसी में दूसरे को दफना दिया जाता था। लेकिन इन्होंने जब कुछ इतिहासकारों ने ये माना तो कुछों ने ये कहा कि चलिए मान सकते हैं कि आपकी बात ठीक है, लेकिन हम ऐसे कैसे बताएं कि भाई जैसे स्त्री और पुरुष दोनों ही इसके दफनाए गए हैं। तो इतिहासकारों ने यह भी कहा, देखिए स्त्री और पुरुष नहीं बल्कि वहाँ से बच्चे भी मिले हैं साथ साथ, और बच्चों के साथ साथ वहाँ पर कुछ पशुओं की अवशेष भी मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग अपने पशुओं को पालते थे, अपने पशुओं से ज़्यादा स्नेह करते थे, तो उनके मरने के बाद यानी मालिक के मरने के बाद पशुओं को भी वहीं पर दफना दिया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो वो है आपके लोथल। आगे बात करें तो सर यहाँ से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। कौन सा? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह। गोदीवाड़ा का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थल जहाँ पर नावें रुकती थी। आज वर्तमान में इसे प्रमुख बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है और इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी कहा जाता है। किसको? लोथल को। गोदीवाड़ा की बात करें तो सर इसकी जो लंबाई और चौड़ाई की बात करें, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई की बात करें तो सर इसकी जो लंबाई थी वो 223 मीटर इसकी लंबाई थी, ठीक है। लंबाई थी इसकी 223 मीटर, चौड़ाई थी सर इसकी 35 मीटर इसकी चौड़ाई थी, जबकि गहराई की बात करें तो लगभग कम से कम 38 मीटर इसकी गहराई थी, इसकी गोदीवाड़ा की। और इसके उत्तरी दीवार में एक प्रवेश द्वार बना हुआ था, 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार बना हुआ था। गोदीवाड़ा के उत्तरी दीवार में, कहाँ जी? उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था जहां से नाव अंदर आती थी इसमें प्रवेश करने के लिए, और इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी कहा जाता है। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा सर यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना सर यहीं से प्राप्त हुआ है। और अर्नेस्ट मैके ने मनके बनाने का कारखाना यहाँ से और चनहुदुर से दोनों ही स्थलों से प्राप्त किया है। मनके जानते हैं हम, मोतियाँ जो गले में माला डलती हैं, जो मोती होते हैं, उन मोतियों का निर्माण करने का जो कारखाना था वो लोथल से ही प्राप्त हुआ है। तो मनके बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है। आगे बात करें तो सर आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की सर यहीं से प्राप्त हुए। और इसके साथ साथ यहाँ की बात करें तो सर हाथी दांत, क्या? हाथी दांत यहीं से प्राप्त हुए हैं, हाथी दांत यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ सर घोड़े की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ, घोड़े की मिट्टी की बनी मूर्तियाँ, इससे यह प्रमाण प्राप्त होता है कि लोथल के लोग घोड़े से परिचित थे, क्योंकि यहाँ से घोड़े की मिट्टी की बनी हुई कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनसे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग घोड़े से पूरी तरीके से परिचित हो चुके थे। आगे बात करें यहाँ से क्या क्या चीज़ें और प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ पर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर नालियों में सोख्ता गड्ढे यहीं से मिले हैं। कहाँ से? नालियों में सोख्ता गड्ढे। इससे ये प्रमाण प्राप्त होता है कि यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली थी बहुत उच्च तरीके की थी। यहाँ पर नालियों में सोख्ता गड्ढे बनाए गए थे। सामान्यतः जल से छुटकारा यानी गंदे जल से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर नालियों में सोख्ता गड्ढे बनाए होंगे, और यह आपके लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ सर यहाँ पर सेल खड़ी की मोहरें,
किसके? सेलखड़ी। सेलखड़ी की मोहरें, सेलखड़ी की मोहरें सर यहीं से प्राप्त हुई हैं। सेलखड़ी की मोहरें सर यहीं से प्राप्त हुई हैं। और यहीं से सर एक रंगाई कुंड प्राप्त हुआ है, लोथल से रंगाई कुंड, यहाँ लिख लीजिए रंगाई कुंड। रंगाई कुंड यानी कपड़ों को रंगने के लिए यहाँ से एक रंगाई कुंड प्राप्त हुआ है। सर यहीं से अग्नि पूजा के प्रमाण, अग्नि पूजा के प्रमाण, अग्नि पूजा के सर प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहीं से सर सीप उद्योग, क्या? सीप उद्योग। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी काल में सीप उद्योग, यहाँ का सीप उद्योग पूरे फेमस था, तो सीप उद्योग आपके यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें सर नेक्स्ट। अब रुकना नहीं है, अभी आगे चलते रहना है। आगे बात करें नेक्स्ट, तो वो है आपके कौन सा? आगे नेक्स्ट की बात करें तो सर वो है आपके कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका चाहे तो। ठीक है, एक एक क्लास को आप करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे सर कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा की खोज की बात करें, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। खोज की बात करें, इसकी खोज, खोजकर्ता, खोजकर्ता, ठीक है, नदी, वर्तमान स्थिति, वर्तमान नदी। कालीबंगा की बात करें तो वर्तमान स्थिति, नदी, नदी की बात करें तो सर नदी, और यहाँ से प्राप्त अवशेष, क्या है? प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है सर काले रंग की चूड़ियाँ। खोज की बात करें तो सर इसकी 1951 में अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष 1951 एंड 1961। अभी दोनों की कैसे कैसे है देखिए, इसकी बात बताऊंगा। देखिए इसके जो खोजकर्ता थे, प्रारंभिक खोजकर्ता का नाम था अमलानंद घोष। क्या नाम था? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। इसके प्रारंभिक खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। लेकिन बाद में हुआ क्या कि 1961 में इसके जो खोजकर्ता थे वो बीबी लाल एवं बी के थापर। तो इसके बाद में जो 1961 में जो खोजकर्ता थे, बाद में जो योगदान दिया था वो दिया था बीबी लाल एवं बी के थापर ने। बीबी लाल एवं बी के थापर, ये दोनों के दोनों को ही इनका खोजकर्ता भी माना जाता है, कालीबंगा का खोजकर्ता। लेकिन प्रारंभिक जो खोजकर्ता थे 1951 में, इनका नाम था अमलानंद घोष। बाद में, अब इसको याद कैसे रख सकते हो? देखिए कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। एक हमारे सर थे, उन्होंने ही एक ट्रिक बताई थी, मैं उसी को आपको रिपीट कर देता हूँ। मेरी बनाई हुई नहीं है, उन्हीं सर की बनाई हुई है। एक प्रवीण सर हैं, उन्हीं की बनाई हुई ट्रिक है, मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ। देखिए उन्होंने एक ट्रिक बताई थी इसको याद करने की। ठीक है, मैं क्रेडिट लेना नहीं चाहूँगा सर, क्योंकि मुझे पता है कि एक हमारे वो बहुत अच्छे सर हैं, मानता हूँ बहुत अच्छा उन्हें। ठीक है, प्रवीण सर को, प्रवीण एडुटेरिया वाले जो हैं, उन्होंने एक ट्रिक बताई थी। कि उन्होंने ट्रिक क्या बताई थी? उन्होंने बताई थी कि देखिए काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। तो एक पति था, एक पत्नी थी। पत्नी ने अपने पति से कहा कि देखिए आप मार्केट जा रहे हो, तो आपको मेरे लिए एक चूड़ी लेकर आनी है। चूड़ी कैसी लेकर आनी है? उसने काले रंग की चूड़ी मंगाई थी, तो काले रंग की चूड़ी मंगाई। अब बेचारा पति टेंशन में था कि भाई खर्चा होगा, गया मार्केट जाने में वो भूल गया कि चूड़ी लेकर तो आनी है, ये तो याद रहा, लेकिन कौन से कलर की लेकर आनी है ये याद नहीं रहा उसे। मार्केट गया, उसने लाल रंग की चूड़ियाँ खरीद ली। किसने? कौन से रंग की? लाल रंग की। तो लाल रंग की चूड़ियाँ खरीदी, घर आया वापस, अपनी पत्नी से कहा कि देखिए ये लो अपनी चूड़ियाँ जो आपने मंगाई थी। तो बीवी ने मंगाई थी काले रंग की। तो बीबी मतलब बीबी लाल, ठीक है, तो बीबी से मतलब बीबी ने मंगाई थी काले रंग की, वो ले आया लाल रंग की। तो बीबी लाल लाया लाल, मंगाई काले, इसलिए पड़ गए थप्पड़। तो बीबी लाल एवं बी के थापर। तो बीबी लाल एवं बी के थापर, ये खोजकर्ता इनको माना जाता है, किसका? कालीबंगा का। वर्तमान की बात करें तो सर ये राजस्थान में है। राजस्थान, वर्तमान भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है सर? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और नदी की बात करें तो घग्गर नदी।
घग्गर नदी यानी हम कह सकते हैं सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी को आज वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो देखिए सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए, ये बहुत बार पूछा गया, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 युगल समाधान, मैंने कहा था युगल समाधान, यहीं से भी सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। युगल समाधान, युगल समाधान यहीं से प्राप्त हुए, यहाँ से एक युगल समाधान प्राप्त हुआ है, एक, ठीक है, याद रखना। तो युगल समाधान यहीं से प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 तो यहाँ पर तांबा गलाने की तकनीकी, कौन सी, तांबा गलाने की, तांबा गलाने की तकनीकी, तांबा गलाने की तकनीकी यहीं से प्राप्त हुई है। ऊंट की अस्थियां, ऊंट की अस्थियां, ठीक है। नंबर 5 की बात करें तो देखिए यहाँ से एक चीज़ें और भी प्राप्त हुई है, जैसे कि खिलौने वाली नाव, कौन सी, खिलौने वाली नाव, खिलौने वाली नाव, खिलौने वाली नाव यहीं से प्राप्त हुई है। ऊंट की अस्थियां यहीं से प्राप्त हुई हैं। अग्निकुंड यहीं से प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड, ठीक है। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से सर कुएं भी प्राप्त हुए हैं, कौन से हुए हैं, कुएं, कुएं यहीं से प्राप्त हुए हैं। और नंबर 8 की बात करें तो सर काले एवं लाल रंग की मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, कांच एवं मिट्टी की, कांच एवं मिट्टी की बनी काले एवं लाल रंग की चूड़ियाँ, काले एवं लाल रंग की चूड़ियाँ यहीं से प्राप्त हुई हैं सर, चूड़ियाँ भी। इसका अर्थ भी होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, कांच एवं लाल मिट्टी की बनी काले रंग की चूड़ियाँ, लाल को छोड़ दीजिए, काले ही रहने दीजिए, काले रंग की चूड़ियाँ यहीं से प्राप्त हुई हैं, काले रंग की चूड़ियाँ यहीं से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें सर, इसका नाम है बनावली की बात करें, बनावली बात कर लीजिए, चाहे आप धौलावीरा पढ़ लीजिए। चनहुदड़ों की बात करें तो चनहुदड़ों की बात करें, देखिए आगे बात करें चनहुदड़ों, चनहुदड़ों खोजकर्ता वही, ठीक है, खोजकर्ता, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान और नदी प्रमाण, क्या क्या प्राप्त हुए यहाँ से प्रमाण, ठीक है। चलिए कालीबंगा की खोज की बात करें तो सर सॉरी चनहुदड़ों की बात करें तो 1931 में इस की खोज हुई थी, कौन से, एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार, नंदगोपाल मजूमदार इनका नाम था। वर्तमान की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध में। नदी की बात करें तो सर सिंधु नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी, ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी। और प्रमाण की बात करें तो सर यहाँ से मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है। तो मन के बनाने का सर कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है, ये क्या नाम है आपके इसका नाम है चनहुदड़ो। तो मन के बनाने का कारखाना मैंने बताया था अर्नेस्ट मैके ने, अर्नेस्ट मैके ने मन के बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली है, यहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक तरफ 3 घड़ियाल, एक तरफ 3 घड़ियाल तथा दूसरी तरफ 2 मछलियों की आकृति बनी हुई है, 2 मछलियों की आकृति बनी हुई है, एक तरफ 3 घड़ियाल और एक तरफ दो मछलियों की आकृति बनी हुई है। यहीं से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ से ईंटें प्राप्त हुई हैं, अगर आपसे पूछा जाए ईंट तो यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं, वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। उन ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए, किसका, बिल्ली का, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान दिखाए गए हैं, किसके, कुत्ते के पंजे के निशान। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान यहीं पर दिखाए गए हैं। और यहाँ से सर यहाँ से
एक पकी मिट्टी में के पाइपनुमा नालियों का प्रयोग भी यहीं से प्राप्त हुआ है, याद रखना। पकी मिट्टी के पाइपनुमा नालियों का प्रयोग। आगे बात करें अगला, सर इसका नाम है बनावली। क्या नाम है? बनावली। बनावली की बात करें, ठीक है, बनावली, बनावली की बात करें तो देखिए बनावली, ठीक है, बनावली की बात करें, बनावली क्या है? बनावली, बनावली मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली। वही खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन थे और खोज कैसे हुई थी? ठीक है, चलिए बनावली, सॉरी खोज, खोजकर्ता, ठीक है, वर्तमान कहाँ है? वर्तमान और वर्तमान के साथ साथ सर नदी, ठीक है, लूनी नदी, सॉरी सरस्वती नदी, यहीं से बनावली से ही सरस्वती नदी, और क्योंकि हरियाणा राजस्थान से बहती है, ठीक है, याद रखना बनावली, ठीक है, और नदी और प्राप्त प्रमाण, यानी प्राप्त प्रमाण कौन कौन से हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए खोज की बात करें तो सर इसके जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? खोज की बात करें तो बनावली की खोज 1969, बनावली, ठीक है, नहीं बनावली की खोज की बात करें तो बनावली आपके 1971, RS विस्ट, राखी गढ़ी की खोज हुई थी 1971 में, बनावली, तो बनावली 1973 में बनावली की खोज हुई थी। इसके खोजकर्ता कौन थे? इनका नाम था RS विस्ट, RS विस्ट यानी रविंदर सिंह विस्ट, रविंदर सिंह विस्ट, रविंदर सिंह विस्ट जो थे इसके खोजकर्ता थे। वर्तमान की बात करें तो सर ये हरियाणा, हरियाणा यानी भारत के हरियाणा राज्य के हिसार ज़िले में स्थित है। कहाँ है? हिसार में, हिसार, हिसार ज़िले में स्थित है। नदी की बात करें तो सर ये आपके सरस्वती नदी, कौन सी नदी? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और प्रमाण की बात करें कि सर यहाँ से कौन कौन से प्रमाण प्राप्त हुए हैं बनावली से, तो सबसे पहले यहाँ से मिट्टी का हल, कौन सा? मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल यहीं से प्राप्त हुआ। ये पूछा जाता है। यहाँ से एक उत्तम प्रकार का जौ मिला है, जौ, जौ उत्तम प्रकार का, ठीक है, उत्तम प्रकार यानी उच्च कोटि के जौ के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली, उत्तम प्रकार की जल निकास प्रणाली बनावली से मिली है। इसके साथ साथ यहाँ पर सर अग्नि वेदिकाएँ, क्या है? अग्नि वेदिकाएँ, अग्नि वेदिका यानी हवन करने के लिए अग्नि वेदिकाएँ। और नंबर 5 की बात करें तो सर यानी मंदिर होने के प्रमाण, मंदिर के प्रमाण, यानी ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर मंदिर थे और यहाँ के लोग पूजा पाठ करते थे, मंदिर होने के प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए हैं। ये नोट कर लिया। आगे बात करते हैं सर अगला नेक्स्ट, तो वो है आपके धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। भाई क्रम से चल रहा है सब कुछ, ठीक है, याद रखना क्रम से ही चल रहा है। मैंने वहाँ लिख रहा हूँ खोजकर्ता, खोज किसने करी, लास्ट जो इसका स्थल बचा है एक मेन, वो है आपके धौलावीरा, ठीक है। चलिए धौलावीरा को देख लेते हैं। धौलावीरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, धौलावीरा, धौलावीरा। और संडे हमारी स्पेशल क्लास रहती है, संडे में आपको केवल और केवल हिस्ट्री ही पढ़ाई जाएगी, याद रखना। तो धौलावीरा खोज, खोजकर्ता, ठीक है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान, और नदी, लूनी नदी के तट पर है ये, ठीक है। किस तट पर है? लूनी नदी के तट पर है, गुजरात में लूनी नदी के तट पर। और प्राप्त प्रमाण, प्राप्त प्रमाण यानी क्या क्या चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। चलिए देखिए खोजकर्ता की बात करें तो देखिए इसके जो खोजकर्ता थे धौलावीरा के, इनका नाम था JP जोशी, JP जोशी,
जेपी जोशी इनका नाम था, जगतपति, पूरा नाम जगतपति जोशी, जगतपति जोशी, जगतपति जोशी, जगतपति जोशी इनका पूरा नाम था। सॉरी, खोज की जगह खोजकर्ता लिख दिया मैंने। खोज हुई थी इसकी धौलावीरा की 1967-68 में, 67 एंड 68 में ईस्वी में। और खोजकर्ता कौन थे? जेपी जोशी, जगतपति जोशी मैंने पूरा नाम लिख दिया। वर्तमान यह गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखना। और भचाऊ तालुका, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद के भचाऊ तालुका नामक स्थान पर स्थित है। भचाऊ तालुका गांव है एक, भचाऊ तालुका, याद रखना। नदी की बात करें सर, लूनी नदी, लूनी नदी के तट पर सर स्थित है आपके धौलावीरा। और धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कलर के कुएं, सफ़ेद कुएं, सफ़ेद कुएं, इसका अर्थ होता है सफ़ेद कुएं। यहाँ से कुछ प्रमाण प्राप्त हुए, जैसे घोड़े के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए, घोड़े के अवशेष, घोड़े के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे? घोड़े से परिचित थे, ठीक है। कांसे की पशु की मूर्ति, ठीक है, कांसे की पशु की मूर्ति, कांसे की पशु की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। 9 वर्णों वाला अभिलेख, 9 वर्णों वाला अभिलेख, यहाँ से एक ऐसा अभिलेख लेख प्राप्त हुआ है जिसपे 9 वर्ण लिखे हुए थे। कितने वर्ण लिखे हुए थे? तो 9 वर्णों वाला अभिलेख। यहाँ से खेल का मैदान यानी इसे बोलते हैं स्टेडियम, यहाँ से एक स्टेडियम प्राप्त हुआ, इसे खेल का मैदान कहते हैं। पत्थर की बनी हुई नेवले की मूर्ति, किसकी? पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति, पत्थर की बनी हुई नेवले की मूर्ति। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है, विशाल जलाशय, इसे बोलते हैं डैम। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो देखिए 80.4 मीटर इसकी लंबाई थी और 12 मीटर इसकी गहराई थी, 12 मीटर इसकी चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, और 7.5 मीटर इसकी गहराई थी। किसकी? डैम की। इस डैम की गहराई की बात करें इतनी गहराई थी। और यहाँ से एक साइन बोर्ड मिला है। क्या मिला है? साइन बोर्ड। जैसे आज आपके देखा होगा ना, देखा कि आपको लगा होता है कि खुर्जा में आपका स्वागत है, बुलंदशहर में आपका स्वागत है, एक साइन बोर्ड होता था। सामान्यतः ये माना जाता था कि दूर से देखने के लिए, जिससे कि मान लीजिए कोई इस नगर में अगर कोई आ रहा है तो उसे दूर से ये पता चल जाए कि यह नगर कौन सा है। तो इसलिए ठीक है, नगरों के द्वार पर एक साइन बोर्ड लगाया जाता था। साइन बोर्ड के जो अक्षर होते थे उनका जो आकार होता था 38 गुणा, ठीक है, 37 मीटर या 27 गुणा 25 मीटर के आसपास इनके सेंटीमीटर के आसपास इनकी ऊंचाई होती थी, सेंटीमीटर, जिससे कि दूर से आने वाले लोग इसको आसानी से पढ़ लें, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। खोजकर्ता, खोज कब हुई थी? खोजकर्ता, ठीक है। आज की क्लास लगभग कम से कम डेढ़ एक घंटे की है। आपको आई होप कि कुछ बीच में थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट चली गई थी। केवल मोबाइल की टॉर्च जला कर ही मैं पढ़ा रहा था। बाद में लाइट आ चुकी है और आपको बेहतर तरीके से दिख भी रहा होगा। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, जो बची हुई क्लास है उसको हम आगे नेक्स्ट कराएंगे। चलिए, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। और आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि हर संडे 8 बजे हमारी एक हिस्ट्री की क्लास आपको मिलेगी। बेसिक एकदम बहुत बड़े तरीके से, बेसिक तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं मैंने, इसमें से बहुत सारी चीज़ें भी बची हुई हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और फिर से एक बार जय भारत। नमस्ते।